नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएस एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट फर्स्ट डिस्कशन करेंगे, जिसमें जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके संबंधित दो महत्वपूर्ण नियम जो कि डेवोर्नियर के नियम और न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जब कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। अब बात आती है क्लास 10th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन एक ऐसा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे तो उसकी हमें प्रॉपर्टीज, प्रोस और कॉन्स के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी, वो सब आपस में मिक्स हो जाएंगे। जैसा कि हम 9th में पढ़ चुके हैं, मैटर जो हमारे आसपास प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के फॉर्म में पाया जाता है। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड द एलिमेंट्स कंटेन एटम ऑफ ओनली वन टाइप। एलिमेंट्स जो होते हैं वो केवल एक टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नॉन टिल डेट? क्या आपको पता है कि आज की डेट तक कितने एलिमेंट हमें ज्ञात है? तो दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज की डेट तक 118 एलिमेंट्स हमें ज्ञात है। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, और इनकी सब अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। आउट ऑफ दीज 118 ओनली 94 आर नेचुरली अकरिंग। 118 में से केवल 94 जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं, जबकि इसके बाद के जो एलिमेंट हैं वो आर्टिफिशियली लैब में तैयार किए जाते हैं। तो केवल 94 नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं और इसके बाद के आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। एज डिफरेंट एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, साइंटिस्टों ने इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। दे फाउंड it difficult to organize all that was known about the elements. They started looking for some pattern in their properties. उन्होंने देखा कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उन्होंने इनकी कॉमन प्रॉपर्टी की स्टडी की। सब एलिमेंट्स में उन्होंने एक कॉमन प्रॉपर्टी देखी। जिसमें कॉमन प्रॉपर्टी मिल रही थी उनको एक जगह रखा और जिसमें नहीं मिल रही थी उनको एक जगह रखा। On the basis of which they could only such a large number of elements with each. इसके आधार पर वे बहुत ही आसानी से इन एलिमेंट की स्टडी कर सकती थी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि हम जब किसी शॉप पर जाते हैं, किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो हम उससे मांगते हैं कि हमें भाई वॉशिंग सोप चाहिए, नहाने का साबुन चाहिए। तो वो हमें नहाने के साबुन के कॉलम में जाकर उसने एक जगह नहाने के साबुन इकट्ठे किए होते हैं और उसमें भी उसने नहाने के साबुन अलग, कपड़े धोने के साबुन अलग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सोप्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है।
जिससे जब हमने उससे मांगा तो उसने आसानी से हमें वहाँ से पिकअप करके दे दिया। तो उसी प्रकार एलिमेंट्स के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि एलिमेंट्स अगर उनमें कॉमन प्रॉपर्टी है तो हम उन्हें एक साइड रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, और जिनमें कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है उनको हम एक साइड रखते हैं, जिससे उसकी स्टडी करने में हमें आसानी होती है। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस, अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसको जो अव्यवस्थित थे, डिसऑर्डर में थे, उनको ऑर्डर में लाने का जो सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो डॉवेर्नियर ने किया था। डॉवेर्नियर ने 1817 में ये प्रयास किया। अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहला जो प्रयास किया गया था जो एलिमेंट्स डिसऑर्डर में हैं उनको ऑर्डर में लाने का प्रयास किया गया था, वो सबसे पहले डॉवेर्नियर ने किया गया था। वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बींग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। जैसा कि हम सीख चुके हैं कि वेरियस थिंग्स जो होती हैं लिविंग्स बींग्स को हमने बेसिस के आधार पर, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस के आधार पर डिवाइड किया हुआ है। Even in the other situation, we come across instance of organization based on some property. For example, in a shop, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, shops are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. Even among shops, bathing shops are stacked separately from washing shop. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties. इसी प्रकार साइंटिस्टों ने कई सारे अटेम्प्ट्स किए एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर, एंड ऑफ्टन एंड ऑर्डर अरेंजमेंट आउट ऑफ चॉइस। और उन्होंने जो एक डिसऑर्डर था, चॉइस का मतलब होता है डिसऑर्डर, उन्होंने एक डिसऑर्डर से एक ऑर्डर अरेंज किया। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स रिजल्ट्स इन ग्रुपिंग देन नॉन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किया गया था एलिमेंट्स के रूप में। एलिमेंट्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके ये जो टॉपिक है उसको आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पढ़ सकते हो, जिसके बारे में हमने सारा डिस्कशन किया हुआ है। मेटल की फिजिकल, नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और मेटल्स, ये सब हमने डिस्कशन किया हुआ है, तो वहाँ से आप जा करके इसको देख सकते हैं। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर ट्राइड आउट एज अवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी इंक्रीज। जैसे जैसे एलिमेंट्स और देयर उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होती गई, उसका आगे का क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया जाता रहा। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे डॉवेर्नियर ट्रायड्स के बारे में। ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, इन द ईयर 1817 जोहन वोल्फगैंग डॉवेर्नियर अ जर्मन केमिस्ट। 1817 में जोहन वोल्फगैंग डॉवेर्नियर, इनका पूरा नाम था जॉन वोल्फगैंग डॉवेर्नियर, ये जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज करने का प्रयास किया सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर, और वो भी ग्रुपों में। द आइडेंटिफाइड सम ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। उन्होंने इस प्रकार ग्रुपों में डिवाइड किया कि प्रत्येक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया, प्रत्येक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स होंगे। उन ग्रुपों को बोला गया ट्राइड्स क्योंकि उनमें 3 एलिमेंट्स थे प्रत्येक ग्रुप में। डॉवेर्नियर शो दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। डॉवेर्नियर ने देखा, उन्होंने जो 3 एलिमेंट्स थे उनको उनके इन एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर वह ऑर्डर होता है जिसमें हम सबसे छोटा पहले लिखते हैं, उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह लिखते जाते हैं। एटॉमिक मास के बारे में मैं आपको बता दूं, एटॉमिक मास जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स को जोड़ देते हैं तो वो एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक मास को हम ए से शो करते हैं। एटॉमिक मास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
तो वो कहलाता है एटॉमिक मास। तो डॉबरनियर ने जो 3 ग्रुप बनाए थे ट्राइड्स को, उनको एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में ग्रुप्स में रखा। द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। उन्होंने कहा कि जो ग्रुप में जो सबसे बीच का एलिमेंट है, 3 एलिमेंट रखे ग्रुप में, 3 एलिमेंट में जो सबसे बीच का जो एलिमेंट्स है, सपोज दैट लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये जो सोडियम है वो लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो उसका एवरेज निकाला, वो सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर होगा, ऐसा कहा था डॉबरनियर ने। यानी कि इन दोनों का ऊपर वाले का एटॉमिक मास और नीचे वाले के एटॉमिक मास का जो एवरेज निकाला वो बीच वाले एलिमेंट्स के इक्वल होगा, ऐसा कहा था डॉबरनियर ने। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक द ट्राइड कंसिस्ट ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विद द रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास। लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 होता है, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39 होता है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड सोडियम? लिथियम और सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा, लिथियम यानी कि 6.9 और पोटेशियम यानी कि 39, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा, टोटल एटॉमिक मास होगा इनका वो होगा 39 प्लस 6.9 45.9, एप्रॉक्सी 46। तो इसका जब हम एवरेज निकालेंगे इन दोनों का तो इसका एवरेज निकलेगा 23। तो जैसा कि आप देख सकते हो बीच का जो एलिमेंट है 23 वो सोडियम का एटॉमिक मास है, तो इसके इक्वल है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड सोडियम? हाउ डज दिस कंपेयर विद द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? तो जैसा कि आपने देखा कि इन दोनों का ऊपर वाले का और नीचे वाले का जब एटॉमिक मास का एवरेज निकालते तो बीच वाले एलिमेंट के बराबर आता है, ऐसा डॉबरनियर ने कहा था। गिवन बिलो टेबल आर सम ग्रुप ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड डाउनवर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। कैन यू फाइंड आउट विच ऑफ दीज ग्रुप फ्रॉम डॉबरनियर ट्राइड्स? तो जैसा कि एक टेबल दी गई है नीचे, जैसा कि आप टेबल देख सकते हो, इसमें 3 ट्राइड्स दी गए, ग्रुप ए एलिमेंट एटॉमिक मास, ग्रुप बी एटॉमिक मास, ग्रुप सी एटॉमिक मास। तो जैसे कि पहला ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, फास्फोरस का 31, आर्सेनिक का 74.9। तो जब हम इसका ट्राइड के अनुसार, डॉबरनियर के ट्राइड के अनुसार इसका जो एटॉमिक मास निकालेंगे बीच वाले एलिमेंट का, वो निकलेगा 14 प्लस 74.9। तो इसका जो एडिशन होगा 9 4 4 8 7 8 18 और इसका जो हम एवरेज निकालेंगे वो निकालेंगे 44.4 आएगा, जो कि ट्राइड के नियम के अनुसार, डॉबरनियर के ट्राइड के नियम अनुसार ये सही नहीं है। तो ये डॉबरनियर के ट्राइड का रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरे ग्रुप की बात करें तो इसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है। जब इसका हम एवरेज निकालेंगे इन दोनों का तो 137 और 14 हो जाएंगे 177.4, और इसका जब एवरेज निकालेंगे तो निकलेगा 87.6, जो कि डॉबरनियर के ट्राइड को फॉलो कर रहा है। तो ये डॉबरनियर ट्राइड को फॉलो कर रहा है ग्रुप बी। तीसरी की बात करते हैं ग्रुप सी की, तो क्लोरीन 30.55, ब्रोमीन 79.9, आयोडीन 126.9। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 126.9 प्लस 126.9 प्लस 13.55, इसको ऐड करेंगे 9 5 14 4 6 5 11 12 की 2 कैरी 1 3 2 5 6 1 162.4, और जब इसका हम एवरेज निकालेंगे तो वो अप्रॉक्सी 79.9 आता है। तो इसको ये जो डॉबरनियर का ट्राइड का जो रूल है उसको ये फॉलो कर रहा है। तो यू विल फाइंड दैट द ग्रुप बी एंड सी फॉर्म डॉबरनियर ट्राइड्स, यानी ग्रुप ऑफ बी और सी डॉबरनियर ट्राइड्स को फॉर्म कर रहे हैं। डॉबरनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स, उन्होंने केवल 3 ट्राइड्स को आइडेंटिफाई किया फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट द टाइम। उस टाइम जो एलिमेंट्स ज्ञात थे उसमें से केवल 3 ट्राइड्स को वो फॉलो कर पाए थे, आइडेंटिफाई कर पाए थे। एज दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल, चूंकि यह सिस्टम ज़्यादा एलिमेंट्स उस समय ज्ञात नहीं थे
और ये ट्रायड हर रूल पे फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए ये उस समय अपर्याप्त था और साइंटिस्टों ने इसको नकार दिया, नेग्लिजिबल कर दिया। अब बात करते हैं हम जॉन वॉल्फगैंग डॉर्नियर के बारे में। इनका जो जन्म था वो 1718 में हुआ था और डेट थी उनकी 1849 में हुई थी। जॉन वॉल्फगैंग डॉर्नियर स्टडी एज ए फार्मासिस्ट ऑफ मुंचवर्ग इन जर्मनी। जर्मनी में इन्होंने फार्मासिस्ट की स्टडी की थी एंड देन स्टडी केमिस्ट्री एट स्ट्रासबर्ग, और उसके बाद स्ट्रासबर्ग में केमिस्ट्री में स्टडी की थी। इवेंचुअली ही बिकेम ए प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्मेसी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। बाद में ये प्रोफेसर बने केमिस्ट्री के और फार्मेसी के जेने में। डॉवेनियर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट। डॉवेनियर ने जो सबसे पहला प्रयास किया था, ऑब्जर्वेशन किया था प्लेटिनम को कैटलिस्ट के रूप में खोजने का, एंड डिस्कवर्ड सिमिलर ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो दोस्तों ये थी जानकारी जॉन वॉल्फगैंग डॉवेनियर के बारे में। इन्होंने सबसे पहले जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था 1817 में किया था, और इन्होंने 3 ट्राइड्स बनाए थे। तो उस समय कुछ एलिमेंट्स ज्ञात नहीं थे, इसलिए उनका वो ट्राइड कुछ एलिमेंट्स पे लागू हुआ और सब पे लागू नहीं है, इसलिए वो फेल हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो डॉवेनियर ने ये 3 ट्राइड्स बनाए थे टेबल 5.2 में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डॉवेनियर के ट्राइड्स थे जो कि फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो सेकंड अटेम्प्ट था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। द अटेम्प्ट ऑफ डॉवेनियर इंकरेज द अदर केमिस्ट टू कोरिलेट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास। जो डॉवेनियर ने जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था वो और भी साइंटिस्टों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया था, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन गया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट। इन 1866 में जॉन न्यूलैंड जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे अरेंज्ड द नॉन एलिमेंट्स इन द देन नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उन्होंने भी, न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास। उन्होंने सबसे पहले जो लोएस्ट एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, एंड एडेड द थोरियम, और उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा और बाद में थोरियम को रखा, विच बाय द 15 एलिमेंट, जो कि 15वां एलिमेंट था। उस समय केवल 15 एलिमेंट ज्ञात थे न्यूलैंड के टाइम पर। तो उन्होंने सबसे पहले जो सबसे कम हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास था वो हाइड्रोजन का था, और सबसे ज़्यादा था वो था थोरियम का। He found that every 8 element had property similar to that of the first। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने कहा था कि जो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो अपने 8th वाले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है। यानी कि सपोज दैट, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा वो इस हाइड्रोजन से सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा, ऐसा उन्होंने कहा था न्यूलैंड ने। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक। उन्होंने इसको म्यूजिक के हिसाब से कंपेयर किया। देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ एक्टिव, इसलिए इसके लॉ को लॉ ऑफ एक्टिव भी कहा जाता है। इट इज नॉन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव, और इनके नियम को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव भी कहा जाता है। इन न्यूलैंड ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम। ऑक्टेव में प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। यानी कि उन्होंने जो ऑक्टेव रूल बनाया था उसमें जो लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम की प्रॉपर्टी से बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि लिथियम जो होता है वो 3रे नंबर का एलिमेंट है और सोडियम है वो 11वें नंबर का एलिमेंट। तो जब ये इसको हम पहला माने तो इसको 8वां एलिमेंट, तो ये पहले से 8वां एलिमेंट इसके सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है, ऐसा न्यूलैंड एक्ट ऑफ रूल में कहा गया है। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। सोलिमेंट 8वां एलिमेंट है लिथियम के बाद। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर। उसी प्रकार बेरिलियम और मैग्नीशियम भी आपस में एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, क्योंकि
बेरिलियम 4th है और मैग्नीशियम 12th नंबर का है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो 8 का है, तो ये भी न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को फॉलो करता है। अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव इन गिवन टेबल नंबर 15.5.3, तो जो टेबल दी गई है ये न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल की है। जैसा कि आप देख सकते हो, हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम के बाद जो सोडियम है वो 8वां एलिमेंट है, इसको पहला माना है, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो ये 8वां हो गया। तो लिथियम सोडियम आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, बोरोन एल्यूमिनियम आपस में रखेंगे, और कार्बन और सिलिकॉन आपस में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आपस में, ऑक्सीजन और सल्फर आपस में ये सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं। तो दोस्तों ये था न्यूलैंड का ऑक्टेव का रूल। अब बात करते हैं उनकी कमियां कहाँ थी, ड्रॉबैक्स क्या थे। इट इज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव बाय एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, यह लॉ ऑफ ऑक्टेव केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। आफ्टर कैल्शियम इवन एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। उसके बाद जो कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट आते हैं वो अपने पहले से 8वें तक के एलिमेंट्स पे कोई सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। दूसरा है, इट वाज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। न्यूलैंड ने ये एज्यूम किया, ये माना कि नेचर में केवल 56 एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड, और कोई भी आगे का एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होगा इन द फ्यूचर। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, बाद में कई सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए whose प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिनकी प्रॉपर्टीज लॉ ऑक्टेव के रूल के अनुसार फिट नहीं थी। नंबर थर्ड, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू द टेबल न्यूलैंड एडजस्ट 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट को सेम स्लॉट में रखा, बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोड, और जो अनलाइक एलिमेंट है उनको सेम ग्रुप में रखा। कैन यू फाइंड एग्जांपल ऑफ दिस फ्रॉम टेबल 5.3। जैसा कि आप देख सकते हो टेबल में ये जो कोबाल्ट और निकेल है उनको एक जैसा रख दिया है, जबकि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ की कुछ ड्रॉबैक्स। अब जो हम आगे का जो पार्ट डिस्कशन करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।